हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेट क्लैरिटी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक ऐसा टॉपिक जिसकी अगर आपको ऐसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए कि लास्ट 10 इयर्स का पीवाईक्यू बैंक आप खुद ब खुद बड़े ही इजी तरीके से बहुत फास्ट सॉल्व कर लें, तो यू हैव लैंडेड ऑन द राइट वीडियो। यस, यू हर्ड मी राइट। लास्ट 10 इयर्स का पीवाईक्यू बैंक। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, बट आई प्रॉमिस यू इस वीडियो में आपको 10 साल का पीवाईक्यू बैंक भी आफ्टर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सॉल्व करवाऊंगी। सॉल्व क्या करवाऊंगी, आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। सो वीडियो का बीच में पॉज भी कर सकते हैं जब मैं क्वेश्चन रिप्रेजेंट करूंगी, ताकि आप उसको बहुत इजीली क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विकली हमारे वीडियो के साथ। चलिए, सो हाइपोथेसिस में हाइपो का मतलब क्या होता है? अंडर। किसी चीज को देखिए, कोई बिलीफ है हमारा, कोई चीज हम मानते हैं, या कोई चीज हम अज्यूम करते हैं, या कोई चीज हमने ऑब्जर्व करी। कोई बात हम मानते हैं, बिलीव करते हैं, कोई चीज हमने अज्यूम करते हैं, या कोई चीज हमने ऑब्जर्व करी। उस चीज, इन तीनों बातों को जब हम टेस्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। तो लिटरल मीनिंग में हाइपो का मतलब होता है अंडर। ठीक है, सो समथिंग प्लेस्ड अंडर एज अ फाउंडेशन फॉर रीजनिंग। एक टेंटेटिव अजम्पशन मान लिया टेस्ट करने से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिलीफ की अगर बात करूं, बिलीफ का मतलब क्या? मैं ये मानती हूं कि जो बच्चे रात में जल्दी सो जाते हैं, द स्टूडेंट हु स्लीप अर्ली और द पीपल हु स्लीप अर्ली बाय 9 PM 10 PM, उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होती है, उनका जो माइंडसेट होता है वो पॉजिटिव होता है। अब ये मेरा बिलीफ है। कुछ बातें हम अज्यूम करते हैं। लेट्स से हमने माना कि कॉफी पीने से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है, कॉफी पीने से प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है, चाय पीने से प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है। ये हम अज्यूम करते हैं। लेट्स से मान रहे हैं, अभी टेस्ट नहीं किया इस बात को। कुछ चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं। वो स्टूडेंट्स जो फोन कम चलाते हैं, वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते वक्त फोन कम स्क्रॉल करते हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से क्वालिटेटिव आउटपुट दे पाते हैं अपनी स्टडीज में। ऑब्जर्व करा है मैंने, देखा है। अब इसको क्या करूंगी? टेस्ट करूंगी। तो हाइपोथेसिस का मतलब जो है वो यही है। ठीक है, ये होता है लिटरल मीनिंग हाइपोथेसिस का। अब जब ये हाइपोथेसिस कि मैंने 10 साल का पीवाईक्यू बैंक एनालाइज किया, तो मैंने एक चीज एनालाइज करी और बहुत ही सिग्निफिकेंटली एनालाइज करी कि इस टॉपिक से असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। असर्शन रीजनिंग एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता दूं, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो वो ज्यादातर उसमें डेफिनेशंस बेस्ड, क्लेम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। डेफिनेशंस बेस्ड, तो अगर आपको कीवर्ड्स आप स्पॉट कर लें उसमें, तो आप बड़ी ही आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? डेफिनेशन क्या है? एक बिलीफ है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ। मैं मानती हूँ कि सुबह जो 4 बजे उठ जाते हैं, जो सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, जो रात को जल्दी सोते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जो बच्चे सुबह में जल्दी उठते हैं, रात को सोते वक्त फोन नहीं चलाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। बिलीफ है। क्या है? स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ। मानती हूँ इस बात को, अभी इसको टेस्ट करना बाकी है, विच इज टू बी टेस्टेड। ठीक है, एक ये डेफिनेशन हो गई हाइपोथेसिस की। दूसरी डेफिनेशन, हाइपोथेसिस एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। जरूरी नहीं है हमेशा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट ही हो। हाइपोथेसिस एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है। किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में। अरे मैम, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, समझाओ। जैसे आपने कहा, एक कंपनी कहती है, एक कंपनी के ऑफिस में 10,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत बड़ा नंबर, 10,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, और कंपनी ये क्लेम करती है कि मेरे एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी जो है वो कितनी है? 50,000 है। ठीक है, अब ये चीज क्या करनी है? टेस्ट करनी है। ये बात पॉपुलेशन के लिए कह दी गई, पर कैसा स्टेटमेंट है? ये जो स्टेटमेंट दे दिया, ये कैसा स्टेटमेंट है? यस, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। किसके बारे में है? यस मैम, पॉपुलेशन के बारे में है। एक अजम्पशन जो कि हम पॉपुलेशन के लिए करते हैं। ठीक है, एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हाइपोथेसिस से क्वालिटेटिव स्टेटमेंट भी हो। तो कंपनी ने कहा कि भाई मेरी कंपनी में 10,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं और उनकी एवरेज सैलरी जो है वो 50,000 है। ये क्लेम कर दिया कंपनी ने। अब इस बात को आप क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर टेस्टिंग दिस। अब इस बात को टेस्ट करने के लिए, अब जो हाइपोथेसिस होती है वो 2 तरीके की बनाई जाती है। एक हाइपोथेसिस होती है नल हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस आप बनाते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। हम ये जो टेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे हमने पॉपुलेशन, दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात करी, हम किसके बारे में ये बात चेक कर रहे हैं कि भाई जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन से जो मैंने सैंपल निकाला है,
क्या ये सैंपल उस पॉपुलेशन को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? पॉपुलेशन का जो एवरेज है वो सैंपल के एवरेज के बराबर है या नहीं है? यही चीज तो हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम हाइपोथेसिस हमेशा दो तरीके की बनाते हैं, एक हम बनाते हैं नल और एक हम बनाते हैं ऑल्टरनेटिव। अब नल हाइपोथेसिस क्या होती है? नल हाइपोथेसिस में हमने कहा, नल हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि भाई पॉपुलेशन में और सैंपल में किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन। सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कॉलेज में 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, 10,000 स्टूडेंट्स किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, 10,000 स्टूडेंट्स किसी कॉलेज में पढ़ते हैं और उनके जो पॉपुलेशन के मीन मार्क्स है, इन 10,000 बच्चों के जो एवरेज मार्क्स हैं, किसी ने कहा कि भाई मेरे कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके एवरेज मार्क्स 66 है। पूरे कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ? पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में मैंने एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट पास कर दिया। क्या ये चीज से आपको ये वाली डेफिनेशन क्लियर है? एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में मैंने बोल दिया, ये भी क्या है, आपकी एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं इस बात को, चलिए चेक करते हैं। तो हाइपोथेसिस ये है कि सपोज किसी ने कह दिया कि भाई मेरे कॉलेज में ऑन एन एवरेज 10,000 बच्चे और उनके एवरेज मार्क्स 66 हैं। ये किसी ने कहा, सपोज लेट्स से ये बात ए ने कही। बी कहता है मैं तो नहीं मानता, मैं इस बात को क्या करूंगा, चलो आप कह रहे हो कि आपके कॉलेज में पढ़ने वालों के एवरेज मार्क्स जो है वो 66 है, मैं इस बात को टेस्ट करूंगा, बी कहता है। अब टेस्ट करने के लिए क्या बी जो है वो 10,000 बच्चों का डेटा कलेक्ट करके एक एक से डेटा कलेक्ट करके टेस्ट करेगा? नो मैम, ये फीजिबल ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है, इतना समय ही नहीं है, ना टाइम के टर्म्स में इफेक्टिव है ना कॉस्ट के टर्म्स पे इफेक्टिव है, राइट। तो बी ने बोला कि भाई मैं एक सैंपल निकालता हूँ, इस पॉपुलेशन में से मैं कितने बच्चों का सैंपल निकालता हूँ, लेट्स से 6 बच्चों का, 8 बच्चों का, 10 बच्चों का, कितने का भी बी ने सैंपल निकाला। सैंपल निकाला, उस सैंपल का मीन जो है वो बी ने फाइंड आउट किया। सैंपल का मीन आ रहा है लेट्स से 64, राइट, सैंपल का मीन आ रहा है लेट्स से 64, ठीक है। तो जब ये बी ने टेस्ट किया, ठीक है, अभी तो हम सिर्फ टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई कौन सा स्टैटिस्टिक लगाएंगे, क्या कैलकुलेशन, अभी हम सिर्फ हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। जब बी ये चीज टेस्ट करने जाएगा तो बी दो तरीके की हाइपोथेसिस बनाएगा, एक नल और एक ऑल्टरनेटिव। नल हाइपोथेसिस में हम क्या कहते हैं कि भाई जो ए कह रहा है बात वो बिल्कुल ठीक है, कि भाई जो पॉपुलेशन का मीन है और जो सैंपल का मीन है उसमें कोई भी फर्क नहीं है, कि हाँ भाई 66 ही है, जो सैंपल का भी मीन निकालूंगा उसके भी मार्क्स 66 ही आएंगे, ऐसा भी मान रहा है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में बी ये कहेगा कि नहीं भाई ये तो बात बिल्कुल सही नहीं है, पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन एक जैसा नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये होती है आपकी नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जहां हम मान रहे हैं कि पॉपुलेशन में और सैंपल में किसी भी तरीके का कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, यानी ये बात वैसी ही हो गई कि जब तक कोई गुनहगार प्रूव ना हो जाए तब तक वो गिल्टी ही है, जब तक कोई गिल्टी प्रूव ना हो जाए तब तक वो गुनहगार ही, जब तक कोई गिल्टी प्रूव ना हो जाए तब तक वो इनोसेंट ही है। कि भाई ए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ मैं बिल्कुल मानती हूँ कि भाई सैंपल का भी मीन निकालूंगी तो 66 ही आएगा, पॉपुलेशन का मीन आप जो बात कह रहे हैं कि भाई मेरे कॉलेज में बच्चों के एवरेज मार्क्स 66 है, ए आपकी बात बिल्कुल सही है, एक ये हाइपोथेसिस ली बी ने, और ऑल्टरनेट उसकी जस्ट अपोजिट कि नहीं जो मीन है वो 66 नहीं है, ठीक है। तो ये होती है आपकी नल हाइपोथेसिस। एक और एग्जांपल लेते हैं। प्रोफेसर क्लेम करता है, कोई प्रोफेसर क्लेम करता है कि ऑन एन एवरेज उसके कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके मार्क्स जो है वो 50 है, यानी पॉपुलेशन का मीन वो कह रहा है 50 है, ठीक है। सी ने इस बात को टेस्ट किया, ये बात पी कह रहा है कि भाई पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज मेरे कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके मार्क्स 50 हैं। सी ने बोला मैं इस चीज को क्या करने जा रहा हूँ, टेस्ट करने जा रहा हूँ। तो जब सी इस बात को टेस्ट करने जाएगा तो कैसी हाइपोथेसिस बनाएगा मैम? दो हाइपोथेसिस बनाएगा, एक नल बनाएगा और एक ऑल्टरनेट बनाएगा। नल हाइपोथेसिस को हम H0 से डिनोट करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस उसने बनाया, तो नल हाइपोथेसिस में वो क्या करेगा, बिल्कुल जो बात कही गई है उससे एग्री करेगा कि हाँ भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, पी साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ भाई जो पॉपुलेशन का मीन है वो सैंपल के मीन के बराबर है, हाँ भाई बिल्कुल सही है कि आप 50 मार्क्स ही हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज बच्चों के मार्क्स जो है 50 है। ऑल्टरनेटिव जस्ट उसका ऑपोजिट कि नहीं भाई बच्चों के मार्क्स जो है वो 50
नहीं है। ठीक है, ये है आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो जब नल रिजेक्ट हो जाती है तो उसकी ऑपोजिट यानी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाती है? एक्सेप्ट हो जाती है। ऑल्टरनेटिव क्या हो जाती है? एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? जहां हम मान रहे हैं कि पॉपुलेशन और सैंपल बराबर नहीं है, सैंपल स्टैटिस्टिक्स में और पॉपुलेशन पैरामीटर में फर्क है, सिग्निफिकेंट फर्क है, वो होती है ऑल्टरनेटिव। नल में हम मान रहे हैं कोई फर्क नहीं है, सैंपल में और पॉपुलेशन में किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं, कोई सिग्निफिकेंट जो है वो डिफरेंस नहीं है। ऑल्टरनेटिव में कह रहे हैं कि हम डिफरेंस है। अब एक चीज यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो तरीके की टेस्टिंग होती है। एक होता है वन टेल टेस्ट और एक होता है टू टेल टेस्ट। ठीक है, वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट का यहाँ पर मतलब क्या हुआ? जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यही वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जो प्रोफेसर साहब हैं, जो पी प्रोफेसर साहब हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि मेरे कॉलेज में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, 2000 पढ़ते हैं, जो भी जितने ही पढ़ते हैं, उनका जो मीन मार्क्स है वो कितना है? 50 है। इस बात को टेस्ट करने सी ने दो हाइपोथेसिस बनाई, नल बनाई। जैसे आपको अब पता चल गया हो, नल हाइपोथेसिस उसने क्या बनाई कि हाँ भाई बिल्कुल प्रोफेसर साहब सही कह रहे हैं कि पॉपुलेशन का मीन और सैंपल मीन बराबर है, सैंपल भी निकालूंगा, उनके मार्क्स भी कितने आएंगे? 50 ही आएंगे। ये नल हाइपोथेसिस बनाई। दूसरी तरफ सी ने क्या बनाई? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई कि भाई पॉपुलेशन के मार्क्स जो है वो सैंपल के मार्क्स के बराबर नहीं है, यानी उनके मार्क्स 50 नहीं है, दे आर नॉट इक्वल टू 50, 50 के बराबर नहीं है। तो जब 50 के बराबर नहीं है तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव में कि अगर 50 के बराबर नहीं है मैम, तो या तो 50 से ज्यादा है या तो 50 से कम है। ठीक है, 50 से ज्यादा है तो यही आएगा ना 51, 52, 53 कि भाई नहीं मैम सैंपल निकाला तो उनके तो मीन मार्क्स 53, 54, 55, 56 कुछ भी आ रहे हैं, 50 से ज्यादा आ रहे हैं। 50 से कम का मतलब 40 नहीं मैम, 50 नहीं है, 49 है, 48 है। तो 50 नहीं होने का मतलब, अगर वो ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना रहा है कि 50 नहीं है, तो या तो 50 से ज्यादा है या 50 से कम है। तो आपको ऐसे केस में दोनों टेल पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी, राइट टेल पे भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी और लेफ्ट टेल पे भी आपको क्या करनी पड़ेगी? टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बोल रहे हैं अनइक्वल है 50 के, राइट। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपको दो टेल्स पे टेस्टिंग करनी पड़ती है अगर आपने बिल्कुल अनइक्वल बता दिया उस बात को। चलिए, एक चीज ये। दूसरी चीज ये, सपोज सी ऐसी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाता जिसमें वो कहता कि मैम जो मीन मार्क्स हैं, जो सैंपल के मीन मार्क्स हैं वो 50 से ज्यादा है। वो ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बना सकता था कि मीन मार्क्स 50 से ज्यादा हैं। तो अगर मीन मार्क्स 50 से ज्यादा हैं तो बताइए वो कौन से टेल पे टेस्टिंग करता? यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, सिर्फ राइट टेल पे टेस्टिंग करता, क्योंकि राइट टेल में 50 से ज्यादा यहाँ आता है। और अगर वो कहता कि भाई जो मीन मार्क्स हैं वो 50 से कम है, तो वो कौन से टेल पे, ये भी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो बना सकता था। तो वो सिर्फ कौन से टेल पे टेस्टिंग करता? वो सिर्फ लेफ्ट टेल पे टेस्टिंग करता। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जब हम बनाते हैं तो हम अगर हम कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल इक्वल नहीं है, भाई एवरेज मार्क्स जो 50 के बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इक्वल नहीं है वैल्यू के, तो इक्वल नहीं है तो या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो अब दोनों टेल पे आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और नहीं तो आपको राइट टेल या लेफ्ट टेल पे। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं जो एवरेज मार्क्स हैं, जो भी आपका म्यू है वो 50 से ज्यादा है, जो आपकी वैल्यू है उससे ज्यादा है, तो आपको राइट टेल पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी। 50 से कम है तो आपको लेफ्ट टेल पे टेस्टिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने आपको एग्जाम्पल से ये वाली चीज जो है वो समझा दी है। अब जब हम हाइपोथेसिस पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आती है, एक अच्छी हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आपकी हाइपोथेसिस हमेशा बहुत ज्यादा क्लियर और प्रिसाइज होनी चाहिए। जितनी ज्यादा प्रिसाइज है, जितना ज्यादा आप उस स्टेटमेंट को नैरो डाउन कर सकते हैं, उतनी ही आपकी हाइपोथेसिस अच्छी है। जैसे आपने कहा कि भाई स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं जब टीचिंग अच्छी होती है। अच्छी टीचिंग का मतलब क्या? केस स्टडी से पढ़ा रहे हो, लेक्चर से पढ़ा रहे हो, एक्सपेरिमेंट से पढ़ा रहे हो, एक्सपीरियंशियल टीचिंग दे रहे हो। कौन सी टीचिंग? गुड टीचिंग। आपने बस वेग स्टेटमेंट पास कर दिया, एक जनरल, एक ब्रॉड स्टेटमेंट पास कर दिया, ये अच्छी हाइपोथेसिस नहीं है।
रादर आपने बोला कि स्टूडेंट्स जिनको केस स्टडी मेथड से पढ़ाया गया था उन्होंने हायर मार्क्स स्कोर किया एज कंपेयर जिनको लेक्चर मेथड से पढ़ाया गया था। यहाँ पे आपने बोल दिया स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर। परफॉर्म बेटर का मतलब क्या भाई? मार्क्स अच्छे आए, स्कोर अच्छा आया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, कम्युनिकेशन बढ़ गया। कौन सा परफॉर्म बेटर को स्पेसिफाई तो करो। तो आपकी हाइपोथेसिस क्लियर और स्पेसिफिक होनी चाहिए। आपकी हाइपोथेसिस टेस्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं ऐसी हाइपोथेसिस बना दी जिसको टेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसको आप टेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अच्छी हाइपोथेसिस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इट शुड बी टेस्टेबल। टेस्टेबल का मतलब क्या कि डेटा उसका कलेक्ट कर पाए, डेटा अवेलेबल हो, उसका डेटा कलेक्ट करना फीजिबल हो। आपकी हाइपोथेसिस स्पेसिफिक होनी चाहिए। जितना ज्यादा उसका स्कोप लिमिटेड होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप उसको नैरो डाउन करके जितना स्पेसिफिक लिख सकते हैं उतनी बेहतर हाइपोथेसिस आप बनाएंगे। सिंपल होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, फीजिबल। उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना फीजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में 1 करोड़ रुपए लग गए तो फीजिबल नहीं है आपकी हाइपोथेसिस। टेस्ट तो कर सकते हैं लेकिन पैसा बहुत ज्यादा खर्च जाएगा, फीजिबल नहीं है। प्रिडिक्टेबिलिटी पावर होनी चाहिए। हाइपोथेसिस आउटकम्स को पहले ही प्रिडिक्ट कर पाऊं। जैसे आपने बताया कि हायर इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, की बाजार में जब ब्याज की दरें महंगी हो जाती हैं तो लोग इन्वेस्ट करना कम कर देते हैं। तो यहीं से मैं आउटकम प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि या तो इन्वेस्टमेंट मार्केट में बढ़ता होगा या तो इन्वेस्टमेंट मार्केट में क्या होता होगा, कम होता होगा। कॉफी पीने से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। जो बच्चे रात में जल्दी सो जाते हैं, रात को 9 बजे सो जाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो जाती है। तो प्रोडक्टिविटी या तो बूस्ट होती है या नहीं होती है। तो आउटकम प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव आउटकम कैसा भी हो, आउटकम शुड बी प्रिडिक्टिव। हाइपोथेसिस शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग प्रूव्ड रॉन्ग। ऐसी हाइपोथेसिस बनाओ, ऐसी हाइपोथेसिस मत बनाओ जिसको रॉन्ग प्रूव ही नहीं किया जा सकता। वो गलत हाइपोथेसिस बनाई है, वो आपने बायस्ड हाइपोथेसिस बनाई। ऐसी हाइपोथेसिस बनाओ जिसको गलत भी प्रूव किया जा सकता हो। फॉल्सिफाइबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक आपकी हाइपोथेसिस में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप थोड़ा सा नाम, आप थोड़ी सी आपको पॉइंट्स जो इसके याद रखने, पीवाईक्यूज में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, टाइप 1 एरर क्या होता है? जब भी, एरर का मतलब क्या? गलती। एरर का सिंपल मतलब क्या? गलती। जब गलती का मतलब क्या कि भाई जब हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम हाइपोथेसिस 2 ही बनाते हैं, एक नल बनाते हैं और एक ऑल्टरनेटिव बनाते हैं। नल हाइपोथेसिस सही थी, नल हाइपोथेसिस जो थी वो सही थी, ट्रू थी, सही बात थी, लेकिन गलती से आपने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। अगर ट्रू थी तो एक्सेप्ट करना चाहिए था ना, लेकिन आपने उसको गलती से रिजेक्ट कर दिया। अब जब आपने उसको गलती से रिजेक्ट कर दिया, गलती से कर दिया, गलती हुई ना, एरर हुआ, तो ये कौन सा एरर किया आपने? ये अल्फा एरर आपने कमिट किया, ठीक है। दूसरी चीज, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी, गलत थी, फिर भी गलत थी तो रिजेक्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने उसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो आपने गलती करी। तो आपने कौन सी गलती करी? बीटा गलती करी, ठीक है। तो याद रखिएगा, नल हाइपोथेसिस जब ट्रू है फिर भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, बात सही थी पर गलती से आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, एरर किया। कौन सा एरर किया? अल्फा एरर किया, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस में 2 टाइप्स के क्या होते हैं? एरर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पेशेंट, आपने ये टेस्ट करना चाहते हैं कि पेशेंट जो है वो हेल्दी है या नहीं है, या चेक करना चाहते हैं कि पेशेंट को कोई बीमारी है या नहीं है। तो आपने नल हाइपोथेसिस बनाई कि पेशेंट को कोई बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी है। दूसरी आपने, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पेशेंट हैज नो डिजीज, कोई भी डिजीज नहीं है उसको। और ऑल्टरनेट आपने बनाया कि पेशेंट को डिजीज है। अब ये नल हाइपोथेसिस एक्चुअल में ट्रू थी। पेशेंट ए को कोई बीमारी नहीं थी, ही हैड नो डिजीज, बात ये बिल्कुल सही थी, ट्रू थी, लेकिन गलती से आपने इस बात को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर दिया, गलती से एरर कर दिया। तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया तो एक्सेप्ट किस हाइपोथेसिस को किया? ऑल्टरनेट को आपने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया और उसको बोल दिया भाई तुझे तो बीमारी है, यू आर डिजीज्ड। तो आपने कौन सा एरर यहाँ पे कमिट किया? यस, आपने अल्फा एरर कमिट किया। उसको कोई डिजीज नहीं थी, वो हेल्दी था बिल्कुल, ये बात सही थी, ट्रू थी, लेकिन फिर भी आपने उसको रिजेक्ट करके ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लिया, यानी आपने अल्फा एरर जो है वो कमिट किया। और इसका जस्ट ऑपोजिट हमारा क्या होता है? बीटा एरर होता है, ठीक है। तो ये 2 एरर्स जो है आपको
याद रखने हैं हाइपोथेसिस में, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको कहा कि असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस जो है वो बहुत पूछे जाते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, तो इसलिए आपको कुछ डेफिनेशंस के आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। जैसे मैंने आपको दो डेफिनेशंस तो ऑलरेडी बताई। हाइपोथेसिस क्या है? एक स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ, एक हमने ये वाला डेफिनेशन पढ़ा। एक डेफिनेशन आप ये भी जरूर याद रखिए, हाइपोथेसिस क्या है? एक टेंटेटिव, श्योर नहीं है, मान रहे हैं यार कि यार हो सकता है, ऐसे कहते हैं ना कल बारिश होगी या नहीं होगी, टेंटेटिव है, पता नहीं है। तो हाइपोथेसिस क्या है? टेंटेटिव जनरलाइजेशन, जिसको अभी प्रूव नहीं किया गया है, उसकी वैलिडिटी को अभी चेक नहीं किया गया है। रात को जल्दी सोने से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, जनरलाइजेशन है, टेंटेटिव है, अभी मान रहे हैं, जनरलाइजेशन है ये, अभी इस बात को चेक नहीं किया गया, टेस्ट नहीं किया गया। तो हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन। इस कीवर्ड को आप जरूर याद रखिएगा। हाइपोथेसिस एक प्री अजम्पशन है अबाउट अ प्रॉब्लम, प्री अज्यूम कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, लेकिन अभी उसको आपने टेस्ट नहीं किया, उसके लिए डेटा कलेक्ट नहीं किया, अभी उसके लिए डेटा कलेक्ट करके उस अजम्पशन को चेक करना पड़ेगा, और अगर वो बात सही निकली तो वो क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। तो आप ये कुछ डेफिनेशंस या ये कुछ कीवर्ड्स जो आप याद रखिएगा व्हेन यू आर डूइंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग, व्हेन यू आर लर्निंग अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। चलिए अब ना हम कुछ, जैसे मैंने कहा था कि हम कुछ PYQs जो है वो सॉल्व करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, सो दैट यू हैव द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है सेशन में, आप उसको क्या कर सकते हैं, इसी सेशन में, इसी वीडियो में आप उसको चेक कर सकते हैं। सो लेट मी, चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप वीडियो को पॉज करके 1 मिनट में आप क्वेश्चन का विद इन सेकेंड आप आंसर दे सकते हैं। द प्रीफिक्स हाइपो इन हाइपोथेसिस इंडिकेट, यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बिगनिंग में ही मैंने बताया था, हाइपोथेसिस में हाइपो का मतलब होता है अंडर या बिलो भी कह सकते हैं आप इसको, अंडर या बिलो। नेक्स्ट इज एन हाइपोथेसिस इज, मैं 1 सेकेंड के लिए वीडियो रोक रही हूं ताकि आप जो है आंसर दे दें। यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। एन हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन। टेंटेटिव स्टेटमेंट है, टेंटेटिव है यार, अभी पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, टेंटेटिवली मैं बात बोल रही हूँ, वो क्या है? आपकी हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन द अल्टरनेटिव इज ट्रू, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी पावर बोलते हैं। द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बोला है यहाँ पे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बोला है यहाँ पे, चांसेस, एक्चुअल में नहीं हुआ है। एक्चुअल में तो जब नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर दिया, जब वो ट्रू थी, तो उसको अल्फा एरर बोलते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, ये इसको हम बोलते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी पावर। मैंने एक पॉइंट में कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बताया था, ठीक है। सो दिस इज पावर। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस। एक अच्छी हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए विच इज एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब इनफ, कि उसमें इतना स्टेटमेंट, इतना आपने इनफ लिखा हो, या ऐसी हाइपोथेसिस हो जो आपके पर्पस को, जो आप चेक करना चाहते हैं, उसको चेक कर पाए, उसको टेस्ट कर पाए, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट आपने लिखा है कि इनफ है उस आपके पर्पस को फुलफिल करने के लिए। जैसे कॉफी पीने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, रात को जल्दी सोने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो आपका पर्पस चेक करना है कि भाई बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। ऐसी हाइपोथेसिस बनाएं कि जिसमें जो एडिक्वेट है आपके पर्पस के लिए। तो यस, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। आपके हाइपोथेसिस पोटेंशियल होना चाहिए उसमें टेस्ट करने का, टेस्टेबिलिटी का कैरेक्टरिस्ट पोटेंशियल, कि भाई हाँ है इसमें पोटेंशियल टेस्ट करने का, या एक्चुअल में टेस्टेबल होनी चाहिए, प्रेजेंटली टेस्टेबल होनी चाहिए। तो आपकी हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए? प्रेजेंटली टेस्टेबल होनी चाहिए। और आप जो हाइपोथेसिस बना रहे हैं वो आपकी राइवल हाइपोथेसिस से बेटर होनी चाहिए। इट शुड बी बेटर देन इट्स राइवल हाइपोथेसिस। तो यहां से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स A, C, and D। पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में प्रेजेंट सिनेरियो में मैं उसको टेस्ट कर पाऊं, तभी आपकी हाइपोथेसिस बेटर हाइपोथेसिस जो है वो मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है रिसर्च हाइपोथेसिस H1। H1 का मतलब क्या? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन नॉट बी डायरेक्टली वेरीफाइड, डायरेक्टली उसको चेक नहीं कर सकते। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्यों? असर्शन रीजनिंग में हमेशा बिकॉज लगा लिया करो बीच में। बिकॉज नल हाइपोथेसिस इज हेल्पफुल इन मेकिंग अ क्लेम बाय द रिसर्चर दैट हिज और हर फाइंडिंग्स आर नॉट फॉर्च्यूटस और बाय चांस। क्या ऑल्टरनेटिव को हम डायरेक्टली चेक करते हैं? नहीं।
बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। नल को ऑल्टरनेटिव को हम डायरेक्टली कभी वेरीफाई नहीं करते, हम पहले किसको वेरीफाई करते हैं, नल को वेरीफाई करते हैं, नल को चेक करने की कोशिश करते हैं। भाई एवरेज मार्क्स 50 मैं तो मान रही हूँ है, चेक, अब चेक करते हैं, चेक करके रिजल्ट आया कि यार 50 मार्क्स एवरेज नहीं थे, तो ऑल्टरनेटिव क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। तो डायरेक्टली हम कभी नल को चेक, डायरेक्टली हम कभी ऑल्टरनेटिव को चेक नहीं करते, हम हमेशा पहले किसको चेक करते हैं, नल को चेक करते हैं। तो ऑल्टरनेटिव को आप कभी डायरेक्टली वेरीफाई नहीं कर सकते, आपको नल को पहले चेक करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो दोनों ही बातें जो है वो बिल्कुल सही है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन नॉट बी डायरेक्टली वेरीफाइड बिकॉज नल हाइपोथेसिस से हम क्या करते हैं, क्लेम करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही बातें जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट आता है, अ रिसर्च हाइपोथेसिस H1 हैज टू बी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ नल हाइपोथेसिस कॉल्ड जीरो। वही बात, सेम सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है अलग अलग लैंग्वेज में, ये भी एक PYQ ही है। H1 को हम टेस्ट करते हैं किसकी मदद से, नल की मदद से। बिल्कुल मैम, अभी अभी बात बोली है, नल को हम बनाते हैं, H1 को हम डायरेक्टली कभी टेस्ट नहीं करते। H1 को टेस्ट किसकी मदद से किया जाता है, नल की मदद से किया जाता है। मैंने कहा कि भाई हाँ एवरेज मार्क्स बच्चों के 50 हैं, अब इस बात को चेक करेंगे, और चेक करने पे ये ऑल्टरनेटिव है कि भाई 50 नहीं है। ठीक है, तो पहले नल चेक किया, नल को अज्यूम किया कि नल बात जो है वो बिल्कुल सही है, चेक करने में पता चला कि सही नहीं है, तो आपने H1 को टेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ, ऑल्टरनेटिव को चेक किया विद द हेल्प ऑफ नल हाइपोथेसिस। टेस्टेबिलिटी बिकॉज असर्शन रीजनिंग का है, तो बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट, बिकॉज टेस्टेबिलिटी ऑफ H1 कैन नॉट बी डायरेक्टली अफर्म्ड। बिल्कुल, अभी अभी जस्ट हमने पिछला क्वेश्चन किया था, सेम ही बात बोली गई है, तो दोनों बातें बिल्कुल सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। H1 को कभी भी आप डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली वेरीफाई नहीं कर सकते, आपको पहले नल को ही क्या करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड द H1 इज एक्सेप्टेड। जब नल रिजेक्ट हो जाती है तो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाती है। यस मैम, बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज, क्योंकि रीजनिंग असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस एक चांस हाइपोथेसिस है, and as such H1 being true, the researcher hypothesis lies in the domain of acceptability। null hypothesis को reject कर दिया तो alternative hypothesis क्या हो गई, accept हो गई, क्योंकि null hypothesis एक chance hypothesis है, और क्योंकि H1 true है तो हमारी hypothesis domain of acceptability में क्या करती है, lie करती है। तो बातें दोनों ही क्या है, बिल्कुल correct है, both are correct and R is the correct explanation। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यूजिंग एन अप्रोप्रिएट पैरामेट्रिक टेस्ट इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट। एक रिसर्चर ने ये फाइंड किया, रिसर्चर फाइंड्स दैट द एविडेंस, रिसर्चर को एक एविडेंस मिला, एक सबूत मिला, जिससे वो नल हाइपोथेसिस को क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। उसको एक सबूत मिला रिसर्च करते वक्त अपने प्रोजेक्ट में, जिससे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का उसे सबूत मिल गया। तो अगर वो ऐसा करता है, नल हाइपोथेसिस को वो रिजेक्ट अगर कर देता है, एक सबूत मिला सिर्फ एक एविडेंस के तौर पर, उस सबूत से अगर वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता है, तो वो कौन से टाइप का एरर कमिट करता है, टेल मी क्विकली। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो हम कौन सा एरर कमिट करते हैं, अल्फा एरर को हम कमिट करते हैं। नेक्स्ट, जबकि वो अगर वो ट्रू है तो नेक्स्ट इज, इन रिसर्च नल हाइपोथेसिस व्हेन रिजेक्टेड ऑफर्स द स्कोप फॉर एक्सेप्टिंग द ऑल्टरनेटिव और सब्सटैंशियल रिसर्च हाइपोथेसिस। सही है क्या बात, कि जब नल रिजेक्ट होती है तो एक्सेप्ट कौन सी होती है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो हम कौन से एरर कमिट करने के चांसेस करें, देयर विल बी चांसेस ऑफ कमिटिंग बीटा रादर देन अल्फा एरर। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो कौन से एरर कमिट करने के चांसेस हैं, अल्फा एरर कमिट करने के चांसेस है, ना कि बीटा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हेन अ रिसर्चर इनकरेक्टली रिजेक्ट्स अ ट्रू हाइपोथेसिस। गलती से उसने नल हाइपोथेसिस जो थी वो सही थी, ट्रू थी, पर उसने गलती से उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, गलती से रिजेक्ट कर दिया। कौन सा एरर कमिट किया, यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, टाइप 1 एरर उसने कमिट किया। एक अच्छी हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्रिसाइज होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, कंसिस्टेंट विद मोस्ट फैक्ट्स, इस तरीके से फॉर्मुलेट करें ताकि वो टेस्ट की जा सके,
लिमिटेड स्कोप होना चाहिए, बैड सिग्निफिकेंस नहीं होना चाहिए। मैंने ये तीनों ही कीवर्ड्स आपको समझाए थे, आपको बताए थे जब मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे क्राइटेरिया होने चाहिए एक अच्छी हाइपोथेसिस के, ठीक है। Next is a proposition is a statement about observable phenomena that may be judged as true or false. ऑब्जर्वेबल फिनोमेना, जैसे मैंने कहा, मैंने ये देखा कि जो बच्चे रात में 10 बजे सो जाते हैं एंड सुबह जल्दी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जो बच्चे रात में जल्दी सोते हैं, फोन नहीं चलाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बाकी बच्चों से बेहतर है, उनका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है, बाकी बच्चों से बेटर है, उनको स्ट्रेस, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इरिटेशन या ऐसा कुछ इशू नहीं है, उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया। अब ये बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, अभी मैं इसको क्या कर रही हूँ, जज कर रही हूँ, दैट मे बी जज्ड एज ट्रू और फॉल्स। जज, ये असर्शन है। रीजनिंग कह रहा है जब कोई प्रोपोजिशन फॉर्मुलेट होता है, जब ये बात प्रोपोजिशन मैंने दिया कि भाई रात को जो बच्चे जल्दी सोते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है, जब ये प्रोपोजिशन मैंने एम्पेरिकल टेस्टिंग के लिए बनाया तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। एम्पेरिकल टेस्टिंग का मतलब क्या, कि ऐसा प्रोपोजिशन बनाना, ऐसा नहीं कि भाई जज करने के लिए प्रोपोजिशन बनाना कि यार रात को जो जल्दी सोते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है, बात हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, जज कर रहे हैं ट्रू और फॉल्स है, लेकिन ऐसा प्रोपोजिशन बनाना जिसपे हम एक्चुअल टेस्ट करने वाले हैं उस प्रोपोजिशन को। तो जब एक्चुअल टेस्ट करते हैं तो मैंने हाइपोथेसिस बनाई कि भाई स्लीपिंग अर्ली improves productivity, एन ऑल्टरनेटिव बनाई, स्लीपिंग अर्ली डज नॉट इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ऐसी हाइपोथेसिस बनाई जो एक्चुअल में मैं टेस्ट करने वाली हूँ, उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, ऐसा प्रोपोजिशन बनाया मैंने, ठीक है। तो असर्शन और रीजनिंग, एक में हम बोल रहे हैं जज कर रहे हैं, एक में हम बोल रहे हैं ऐसा प्रोपोजिशन बना रहे हैं जिसको एक्चुअल में टेस्ट कर रहे हैं। तो बातें तो दोनों ही सही हैं, लेकिन पहले असर्शन में केवल जजिंग की बात की गई है, एक्चुअल टेस्टिंग की नहीं, दूसरे स्टेटमेंट में एक्चुअल टेस्टिंग की बात की गई है। तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं है, आर इसका जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए, सो आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आई होप आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई होगी। आई होप आप क्वेश्चंस जो है वो पीवाईक्यू सॉल्व कर पाए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।